आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक नया शब्द दिया आज की परिस्थितियों को देखते हुए, इन्फोडेमिक, यानी इंफॉर्मेशन की बहुतायत। जैसे कोरोना वायरस को लेकर लोगों के पास इतनी इंफॉर्मेशन है कि क्या बताएं। मैं तो जिससे भी बात करती हूँ उसे एक नई जानकारी होती है कोरोना के बारे में। WHO ने कहा ये इसलिए है कि सरकारें वैज्ञानिक बातें करने के बजाय तथ्यों को ठीक से पेश नहीं कर पाती हैं। लोगों को सोशल मीडिया ही सब समझाता है। अब जब सब सोशल मीडिया के हवाले होगा तो यही होगा। हर रोज नई नई बातें सुनने को मिलेंगी और वो भी कमाल कमाल की। और इसीलिए आपको थोड़ा वैज्ञानिक तरीके से, कुछ लॉजिकल तरीके से समझाने के लिए हम आ जाते हैं, ले आते हैं कोरोना कवरेज, जहां हम डॉक्टर्स से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं, थोड़ा सा डेटा भी खंगालते हैं, कुछ एनालिसिस भी करते हैं। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। पेश है आज तक रेडियो का ये खास पॉडकास्ट कोरोना कवरेज। आज हम बात करेंगे कि कुछ दिन पहले भारत ने कोरोना की जांच के नंबर्स में कमी की। वो क्यों की गई, इसका क्या कारण हो सकता है, इस पर बात करेंगे। दूसरी बात हम ये करेंगे कि टेस्ट की कई तकनीक दुनिया भर में खोजी जा रही हैं, विकसित की जा रही हैं। क्या वो कारगर साबित होंगी? और अनलॉक 5 की गाइडलाइंस भी आपको बताएंगे, एक कोरोना वॉरियर से आपको मिलवाएंगे। लेकिन उससे पहले अपडेट्स। भारत में कोविड-19 के 86,821 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की कुल संख्या 63 लाख से ज्यादा हो गई है, जबकि 52,73,000 लोग इस महामारी से स्वस्थ हो चुके हैं। अच्छी खबर ये है कि मरीजों के ठीक होने की दर 83.53% है। अहमदाबाद के IAS अधिकारी और डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर नितिन सांगवान को मास्क ठीक से नहीं पहनने पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया गया है। महाराष्ट्र में लॉकडाउन 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकार ने कहा है कि होटल, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट और बार को 5 अक्टूबर से 50% सिटिंग कैपेसिटी के साथ खोलने की इजाजत दी गई है। जम्मू कश्मीर में कंटेनमेंट जोन में 8 अक्टूबर तक लॉकडाउन रहेगा। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली जल बोर्ड ने पानी के बकाया बिल माफ करने की योजना 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी है। पहले ये योजना 30 सितंबर 2020 तक लागू थी। सुप्रीम कोर्ट ने नागरिक विमानन महानिदेशालय DGCA की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है, जिसमें लॉकडाउन के कारण रद्द हुई उड़ान के यात्रियों को टिकट का पूरा पैसा वापस किया जाएगा। दिल्ली में चौथा सीरो सर्वे अगले 15 दिनों के भीतर शुरू हो जाएगा। भारतीय विज्ञान संस्थान यानी IISc की देखरेख में कोविड-19 के संक्रमण का पता लगाने वाली RT-PCR किट तैयार की गई है, जो पूरी तरह से देसी तकनीक और देसी मटेरियल से तैयार की गई है, ताकि विदेशों पर निर्भरता खत्म हो सके। इजराइल में पिछले कुछ दिनों से लोग प्रतिबंधों का विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि सरकार ने कोरोना वायरस की रोकथाम के नाम पर मनमाने प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन सरकार ने भी सख्त रुख अपना लिया है। संसद में एक कानून पास किया गया है। इसके तहत अब विरोध प्रदर्शन गैर कानूनी होंगे और ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जा सकेगा। कनाडा में कोरोना वायरस के कारण ट्रैवल बैन 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। अमेरिका में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन ट्रायल पर अभी भी रोक लगी हुई है। स्पेन के मैड्रिड में सख्त रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडहेनोम ने कहा है कि विश्व भर में कोरोना वायरस से वास्तव में हुई मौतों की संख्या 10 लाख से भी ज्यादा है। देखिए, ये तो आप जानते ही हैं कि 1 और 1 मिल जाएं तो वो 11 के बराबर होते हैं। वैक्सीन को भी अपनी ताकत, रिस्पॉन्स को बढ़ाने के लिए एक ऐसे ही साथी की जरूरत पड़ती है, जिसे लैटिन भाषा में एडजुवेंट कहते हैं, यानी जो मदद करे। और एक ऐसा ही एडजुवेंट है स्क्वेलिन। ये एक नेचुरल ऑयल है और ये मिलता है शार्क के लिवर से।
अब आप सोचिए, अगर वैक्सीन ह्यूमन काइंड के लिए, इंसानों के लिए बनती है तो कितनी बड़ी मात्रा में शार्क्स को मारा जाएगा। मैं यहाँ आपको नंबर नहीं बताना चाहती, एक एस्टिमेट जो किया गया है, लेकिन देखिए कैसे हर एक जीव दूसरे जीव के लिए जरूरी है। कब कौन किसकी मदद करे ये जानने की बात है। कोएग्जिस्टेंस को समझने की जरूरत है। फिलहाल मैं उस कोरिलेशन की बात करना चाहती हूँ जो पिछले दिनों देखने को मिला। कई दिन से जो लोग अस्पताल से ठीक होकर लौटे हैं उनकी संख्या देश भर में ज्यादा आ रही है, बजाय के संक्रमित होने वालों के। हम इसे पॉजिटिव संकेत समझते, उससे पहले हमने नोटिस किया कि इस दौरान टेस्ट कम किए गए। इसे जानने को मैंने बात की इंडिया टुडे ग्रुप के डेटा एक्सपर्ट दीपू राय से और समझा कि क्या माजरा है। बड़ी बात यह है कि आज कहा जाए तो जो नंबर्स हैं, यानी कि 1 अक्टूबर को जो नंबर्स हैं, वो जो रिकवरी का नंबर है उससे फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि वो ज्यादा हो गया है। करीब 1445 केस ज्यादा है रिकवरी से। यानी कि आज जो एडिशन हुआ है नए केसेस का वो 86,821 है, और जो रिकवरी एडिशन हुआ है आज का, कितने लोग जिसको बोलते हैं ठीक होना, वो 85,376 है। यानी कि 1445 के आसपास ज्यादा लोग एड हुए हैं। अभी तक ये ट्रेंड आ रहा था 2 दिन पहले, फिर उसके भी 2 दिन पहले, फिर 4 दिन पहले, कि जिसमें रिकवरी आपके केसेस से ज्यादा हो रही थी। यानी कि जो केसेस जितने जुड़ रहे थे उतने से ज्यादा लोग ठीक हो रहे थे या रिकवर कर रहे थे। तो ये फ्लक्चुएशन क्यों हो रहा था? इसका एक रीजन ये था कि कुछ जगह तो हो सकता है कि लोग बेहतर हो रहे हैं और नए इन्फेक्शन कम हो रहे हों, लेकिन सबसे बड़ा जो रीजन था कि पिछले अगर हम कहें कि 12-13 सितंबर के बाद टेस्टिंग लगातार घटती चली गई है। जो एक तरह से जो टेस्ट रेशियो होता है, जिसके बेसिस पर आप ये पता करते हैं कि कितने लोगों ने टेस्ट कराया और उसके बाद नए केसेस पता चलते हैं। तो खास तौर से उतना पीछे भी अगर आप न जाए तो जो पीक का टाइम रहा है वो 24 सितंबर रहा है। तकरीबन एक हफ्ता आप मान सकती हैं, क्योंकि आज मैंने अक्टूबर को अगर काउंट करें उसको तो, और उस समय करीब 14,92,000 टेस्ट हुए थे 24 सितंबर को। और अगर बीच में आप देखें 27 सितंबर को तो केवल आपका 7,09,394 केस हुए थे। तो कहाँ आपका केस था 14 और कहाँ 7, लगभग आधा। आप अंदाजा लगा लीजिए कि टेस्टिंग कितनी कम हो गई बीच में। और उसके बाद फिर पिछले 2-3 दिन से थोड़े से टेस्ट बढ़े हैं, 11 लाख के आसपास टेस्ट हुए हैं, और उसके बाद फिर 10 लाख फिर घटने लगा है। और ये लग रहा है कि आज का जो नंबर अभी अपडेट होना है, जिसमें कि ICMR के नंबर्स आते हैं, तो टेस्ट थोड़ा सा बढ़ा होगा, मेरा ये अनुमान है। और उसके बाद जो है केसेस भी बढ़ गए हैं। तो इसका सीधा रिलेशन संबंध इस तरह से होता है कि टेस्ट के बढ़ने के हिसाब से ही 80,000 या 85,000 या 90,000 केसेस दिख रहे हैं। इसका मतलब कि आपका पूरा मैकेनिज्म टेस्ट पर ही डिपेंड करता है, और ये बहुत क्लियर है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा है कि जो रिकवरी रेट चली आ रही थी थोड़ी सी ज्यादा, औसतन आप एक हफ्ते में देखें तो केवल 3 दिन ऐसा रहा है जब नए केसेस रिकवरी से ज्यादा रहे हों। जैसे आज उसमें से एक है 1 अक्टूबर को, पहली अक्टूबर को। बाकी सारे दिन 2 दिन और भी रहे हैं, करीब 28 सितंबर को, और कहा जाए कि इसके अलावा बाकी 24 सितंबर के आसपास, 25 सितंबर को। जबकि टेस्टिंग जो है वो टेस्टिंग का नतीजा ये रहा कि जब केसेस के मुकाबले रिकवरी जो है कम रही, लेकिन लगातार एक हफ्ते से संख्या उसकी ज्यादा 3 दिनों की जब रिकवरी ज्यादा थी नए केसेस से। तो ये सारा कुछ डिपेंड करता है कि आप टेस्ट की फ्रीक्वेंसी कितनी रख रहे हैं। दूसरा सबसे अहम बात ये होती है कि टेस्ट किस तरह से, किस मेथड से किया जा रहा है। क्योंकि नॉर्मली RT-PCR टेस्ट होता है, जो कि पॉलीचेन रिएक्शन करा करके, कल्चर करा करके उसको आप देखते हैं, तो थोड़ा सा उसमें टाइम लगता है, 2 या 3 दिन, कि वाकई आपके अंदर ये वायरस है या नहीं है, वो कल्चर डेवलप कर रहा है। लेकिन जो सबसे पॉपुलराइज एक हो गया, जो तुरंत टेस्ट होता है, रैपिड जो कहा जाए कि टेस्ट होता है, एंटीजन टेस्ट, उसका संख्या बढ़ने लगी है। लेकिन उसमें एक बड़ी खामी है। खामी वो ये है कि 30 से 50% वो फॉल्स नेगेटिव बताता है। आप इन्फेक्टेड भी रहेंगे तो वो नेगेटिव शो कर सकता है, मीन्स कि उसकी रिलायबिलिटी कम है। अब उतने से लोग अगर स्लिप करते चले जाएंगे तो रिकॉर्ड में आपके तो दर्ज होंगे कि इतने ही केस हुए, लेकिन वो तो स्लिप करते चले गए उसमें।
तो उसका नतीजा ये होता है कि फिर वो लोग इन्फेक्ट भी करते हैं बाकी लोगों को। तो हमें बजाय कि नंबर्स बताने के देश या दुनिया को, बीमारी को ठीक करने पर जोर देना है। तो इसलिए एंटीजन के बजाय आरटीपीसीआर ज़्यादा रिलायबल है। हालांकि वो कॉस्टली है और थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन सवाल इस बीमारी की जो कॉस्ट होगी वो ज़्यादा होगी। तो ऐसे में जो नंबर्स में फ्लक्चुएशंस होते हैं वो टेस्टिंग की वजह से हो रहे हैं, और टेस्टिंग के फीचर्स की वजह से, जो 2 मेजर टेस्टिंग के प्रोसेस हैं उसकी वजह से। एंटीजन टेस्ट बहुत फास्ट, बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप पाएंगे कि कुछ कुछ स्टेट, जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि 21 सितंबर तक 92% जो टेस्ट हुए टोटल, वो बिहार में, उसमें से मैंने 92% केवल रैपिड एंटीजन टेस्ट हुए हैं, जो कि कम रिलायबल है आरटीपीसीआर के मुकाबले। जी, तो क्या इसको हम एक पॉजिटिव संकेत नहीं मान सकते कि डिक्लाइन अगर होते हैं केसेस तो में कोई पॉजिटिविटी नहीं तलाश कर सकते? देखिए, पॉजिटिविटी तलाश करने की बात हमारे, एक्चुअली ये ऑब्जेक्टिव सिचुएशन है, इसमें जो है वो बताना चाहिए आपको। पॉजिटिविटी आपके मेंटल इलनेस के लिए या सेटिस्फेक्शन के लिए या उसके लिए ठीक हो सकती है, लेकिन आपके मन में ये बात बनी रहे कि टेस्ट ही बहुत बढ़िया नहीं हुए हैं, तो आप पॉजिटिव कितना मूड बनाए रख सकते हैं। लेकिन ये जरूर है कि अगर लोग ठीक ज़्यादा हो रहे हैं और वाकई रिकवर कर जा रहे हैं, अनलेस की बहुत कोई क्रोनिक डिजीज ना हो या एज फैक्टर ना हो, तो उसमें पॉजिटिविटी इतनी ही है कि बहुत कम लोग की डेथ हो रही है, रेयरली डेथ हो रही है। हालांकि ये जरूर है कि जो लोग बीमार हैं या जिनके सिम्टम्स हैं उनके लिए रिस्की है ये, और यंग लोगों के में भी कुछ लोगों में ये एकदम 100% आप नहीं कह सकते कि और वही लोग उसमें इनफेक्ट बहुत डेथ उनकी हो रही है। लेकिन रिलायबिलिटी जो है, मीन्स कि अगर आप इसको देखें, जो इस बीमारी का ट्रेंड ये रहा है कि ज़्यादातर बीमार पहले से बीमार वाले या बुजुर्गों को ये ज़्यादा घातक उनके लिए हो रही है, लेकिन बाकी लोग ठीक हो रहे हैं। ठीक क्या हो रहा है, वो रिकवर कर जा रहे हैं, उन पर बहुत कुछ असर नहीं कर रहा है। बहुत शुक्रिया आपका दीपू राय। किसी भी जगह पर हवा में कोरोना वायरस मौजूद हैं या नहीं, आने वाले दिनों में ये पता लगाना आसान हो सकता है। कनाडा की एक कंपनी ने दावा किया है कि उसने गेम चेंजिंग डिवाइस तैयार की है जो हवा में कोरोना वायरस की पहचान कर सकती है। इस डिवाइस का नाम बायो क्लाउड है। ये डिवाइस हैंड ड्रायर की तरह दिखती है। आपने देखा होगा हैंड ड्रायर, लेकिन हैंड ड्रायर बाहर की ओर हवा देता है और ये अंदर की ओर हवा खींचती है, एक तरह से वैक्यूम की तरह। फिर उस हवा का विश्लेषण कोरोना की जांच के लिए करती है। ये बिल्कुल वैसा ही नहीं लगता है जो हमारे देश में CSIR कर रहा है, जिसके बारे में हमने कल कोरोना कवरेज में बताया था। जिस तरह से वैज्ञानिक जुटे हैं ना, सलाम करने को जी करता है। यहाँ तक कि कोरोना की जांच के लिए भी नए नए तरीके सामने आ रहे हैं। कनाडा में बच्चों का ध्यान रखते हुए गरारे कराकर उस पानी का टेस्ट किया जाएगा, एक ऐसी तकनीक विकसित करी है। जापान ने एक सलाइवा टेस्ट की बात की है, लेकिन आखिर कितने सफल हो सकते हैं ये टेस्ट, ये हमने पूछा जाने माने एपिडेमियोलॉजिस्ट डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया से। जी डॉक्टर साहब। कोविड-19 की प्रक्रिया में टेस्टिंग की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। हम जानते हैं कि इसकी जो 3 समाधान हैं उसमें टेस्ट, ट्रेस एंड ट्रीट। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का टेस्ट किया जाए, जो पॉजिटिव आते हैं उनके संपर्क को ढूंढ निकाला जाए और जो लोग बीमार हैं उनका इलाज किया जाए। बल्कि एक समय विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा था कि कोविड-19 से लड़ने के लिए टेस्ट should be the strategy. The role of testing cannot be exaggerated, cannot be defined anymore. इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन अभी तक जो टेस्ट उपलब्ध हैं वो 2 तरह के टेस्ट हैं। एक तो वायरल टेस्ट या एंटीजन टेस्ट जो हम नेजल स्वाब लेके करते हैं, और दूसरा टेस्ट है एंटीबॉडी टेस्ट। वायरल टेस्ट बताता है कि अभी वो व्यक्ति प्रभावित है या नहीं, और वो करंट इन्फेक्शन को दिखाता है। एंटीबॉडी टेस्ट जो पूर्व इन्फेक्शन हो चुके हैं, लोग ठीक हो चुके हैं, उनको दिखाता है। तो हमें कोविड-19 से लड़ने के लिए एंटीजन टेस्ट या वायरल टेस्ट की जरूरत होती है। फिलहाल उपलब्ध 2 तरह के वायरल टेस्ट हैं, एक तो RT-PCR और दूसरा रैपिड एंटीजन टेस्ट। RT-PCR के लिए व्यक्ति की नाक और मुंह से सैंपल कलेक्ट करना होता है। इसके लिए एक ट्रेन स्वास्थ्य कार्यकर्ता की जरूरत होती है। दूसरी बात है कि ये टेस्ट महंगा भी है, और तीसरी बात RT-PCR टेस्ट के लिए टाइम लगता है। रिपोर्ट 1 से 2 दिन में आती है। चुनौतियों के चलते हम इस टेस्ट को बहुत बड़े स्तर तक नहीं बढ़ा सकते हैं, संख्या बढ़ती रहती है, लेकिन वक्त जाता है, महंगा होने से लोग टेस्ट नहीं कराते हैं और असुविधा होती है। नाक में अगर किसी व्यक्ति के स्वाब डाला जाता है तो उसको असुविधा होती है।
तो इसके चलते काफी समय से वैज्ञानिक और रिसर्चर ढूंढ रहे थे कि कोई आसान सा तरीका मिले, और इसके चलते अभी कुछ सलाइवा टेस्ट जो जापान से आया है और माउथ गार्गल और माउथ रिंस टेस्ट फ्रॉम कनाडा से निकला है, इनके निश्चित रूप से काफी फायदे होंगे। एक तो सलाइवा टेस्ट का फायदा होगा कि इसके लिए स्वास्थ्यकर्ता जो ट्रेंड हो उसकी उपस्थिति की जरूरत नहीं है। सलाइवा टेस्ट में तो व्यक्ति सलाइवा देगा और उसको टेस्ट किया जा सकता है और उसका रिजल्ट आ जाएगा। माउथ गार्गल टेस्ट में खासतौर से बच्चों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका होगी। बच्चे मुंह में सलाइन बॉटल लेंगे और 30 सेकंड मुंह में रिंस करने के बाद उसको टेस्ट किया जा सकता है। इन सब के फायदे होंगे, एक तो ये लो कॉस्ट है, दूसरा ट्रेंड कार्यकर्ता की जरूरत नहीं होगी, और तीसरा स्वास्थ्य कार्यकर्ता को रिस्क भी नहीं है, और चौथी बात इन सब के नतीजे बहुत तेजी से आएंगे। तो निश्चित रूप से अगर सलाइवा टेस्ट और माउथ रिंस टेस्ट आते हैं तो इससे टेस्टिंग की प्रक्रिया काफी तेजी से बढ़ जाएगी और रिजल्ट के नतीजे जल्दी आएंगे। लेकिन क्या इस पर भरोसा किया जा सकता है ऐसे टेस्ट पर? क्योंकि तो इनमें से सलाइवा टेस्ट का नतीजे जो 2000 लोगों पर जापान में इस पर रिसर्च की गई थी, उससे पता चला है कि इसकी दोनों सलाइवा टेस्ट की सेंसिटिविटी कि जितने पॉजिटिव उनमें से कितने पहचानते हैं, और स्पेसिफिसिटी जो नेगेटिव नहीं है उनको पहचानते हैं कि नहीं, बिल्कुल RT-PCR के बराबर देखी गई है। तो हम उतना ही भरोसा कर सकते हैं जितना RT-PCR पर भरोसा कर सकते हैं। तो यह एक अच्छी बात है। माउथ रिंस और गार्गल टेस्ट पर अभी और खोज चल रही है और इसके नतीजे नहीं पब्लिश हुए हैं। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहूंगा कि इन दो टेस्ट के अलावा भी एबॉट कंपनी और SD बायोसेंसर कंपनी ने रैपिड एंटीजन टेस्ट डेवलप किए हैं, जिनकी कीमत काफी कम है, $5 से कम पर ये उपलब्ध कराए जाएंगे, और उनके उपलब्ध होने पर भी टेस्टिंग की संख्या बढ़ेगी और उनकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी RT-PCR के बराबर है। मुख्य बात यहाँ पर यह है कि अभी जो उपलब्ध टेस्ट हैं वो महंगे हैं, समय लगाते हैं, ट्रेन स्वास्थ्यकर्ताओं की जरूरत है। इनसे काफी समस्या आती है कि इन टेस्ट को बढ़ाया जा सके। अभी काफी सारे रैपिड एंटीजन टेस्ट, सलाइवा टेस्ट एंड माउथ गार्गल टेस्ट आने पर जो लगभग उतने ही प्रभावकारी और यूजफुल हैं, टेस्टिंग को काफी तेजी से बढ़ाया जा सकता है और जिससे नए केस पकड़े जा सकते हैं और कोविड-19 की रोकथाम की जा सकती है। जी डॉक्टर साहब, कुछ लोग एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, उनके कोई लक्षण नजर नहीं आते और टेस्ट कराते हैं तो भी नेगेटिव आता है, और लेकिन अंदर उनके कोरोना मौजूद होता है, तो क्या इसके लिए कोई टेस्ट नहीं हो सकता कि हम एसिम्प्टोमेटिक लोगों को भी पहचान सकें? जब इस तरह के नए टेस्ट उपलब्ध होने लगेंगे तो एसिम्प्टोमेटिक लोगों को भी टेस्टिंग का मौका मिल सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अभी जब हमारे पास साधन एक लिमिटेड मात्रा में RT-PCR कुछ ही लोगों को ऑफर किया जा सकता है, तो जिन लोगों को टेस्टिंग का ऑफर दिया जाता है वो सिर्फ मुख्य रूप से जिनको लक्षण आ रहे हैं या जो किसी के संपर्क में आए हैं, और वो ही पहचाने जाते हैं। एसिम्प्टोमेटिक व्यक्ति का अगर टेस्ट कराया जाए और अगर उसमें इन्फेक्शन है तो वो भी निकल आएगा, लेकिन फिलहाल उन लोगों को टेस्ट के लिए नहीं बुलाया जाता और या लोगों के ऊपर छोड़ दिया गया है। लेकिन अगर जब नए तरह के टेस्ट आएंगे जो जल्दी नतीजा देंगे तो एसिम्प्टोमेटिक काफी जन आबादी को टेस्ट ऑफर किया जा सकता है और उनको भी पहले पहचाना जा सकता है और इस तरह से कोरोना की रोकथाम हो सकती है। किसको टेस्ट किया जाए इस चीज पर निर्भर करता है कि हमारे पास कितने साधन हैं। अभी फिलहाल RT-PCR कम मात्रा में उपलब्ध है, कम टेस्ट किए जा सकते हैं, इसलिए प्राथमिकता दी जाती है सिम्प्टोमेटिक और कॉन्टैक्ट्स एटसेट्रा। तो निश्चित रूप से नए प्रकार के टेस्ट आने पर असिम्प्टोमेटिक और आम आबादी को टेस्टिंग करने का मौका मिलेगा और उस तरह के लोगों को पहचाना जा सकेगा, जिससे कोविड-19 की रोकथाम में मदद मिलेगी। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, बचाते हैं तो उससे कमा नहीं पाते। शेयर की चाल, निवेश का हाल, बाजार का तमाशा, इकोनॉमी की भाषा, बॉन्ड, बीमा, सोना, चांदी सबकी होती है बात, बचाते रहो नारे के साथ। हर शनिवार मैं यानी नितिन ठाकुर आपकी मुलाकात कराऊंगा आपके मनी मैनेजर से। अब आपको मिलवाते हैं एक ऐसे शख्स से जो न सिर्फ वॉरियर हैं बल्कि सर्वाइवर भी हैं। कुणाल सूर्यवंशी इनका नाम है। दिल्ली में रहते हैं। जरूरतमंदों की बहुत सेवा की इन्होंने लॉकडाउन के टाइम पर और वैसे भी, और वहीं से कहीं कोरोना पॉजिटिव भी हो गए। आइए उनसे ही सुनते हैं हमारी साथी खुशबू की बातचीत। मेरा नाम कुणाल सूर्यवंशी है, जो कि मैं ईस्ट दिल्ली लक्ष्मी नगर के अंदर रहता हूँ और पेशे से मैं अकाउंटेंट हूँ और थोड़ा समाज सेविका में भी रुचि रखता हूँ। किस तरीके का आप
हेल्प प्रोवाइड करते हैं इन लोगों को जो भी जरूरतमंद है? बेसिकली मैं अलग अलग फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूँ। जैसे कि वो फाउंडेशन अपनी स्ट्रैटेजी पे काम करती हैं लोगों के लिए, सहायता के लिए। जैसे अभी हमारे हिंदुस्तान में पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर अभी जितना कोरोना काल चल रहा था, तो उस बीच जितनी हेल्प हो सकती थी हमने करी अपने हैंड से। बेसिकली 3 मंथ्स का हमारे पास टाइम था, तो उसमें क्या हुआ, जैसे कि काफी एक लोगों के अंदर डर, एक फोबिया टाइप बैठ चुका था, जिसमें कि हम अगर बाहर निकलते तो हमें भी वो चीज कैप्चर कर लेगी, अपने अंदर ले लेगी, हमें भी कोरोना हो जाएगा। तो काफी डर का माहौल था। तो मैंने अपने माइंड के अंदर ये सेटलमेंट किया कि जैसे कि मुझसे भी डबल एज के पर्सन हेल्प कर रहे हैं लोगों की, तो इसमें क्या हुआ, मैंने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई कि मैं अपने घर से निकलूंगा, किस तरीके से प्रिकॉशन मुझे लेने होंगे। प्रिकॉशन के साथ ही मैं बाहर गया सैनिटाइजेशन के साथ, और ग्लव्स वगैरह पूरी प्रॉपर एक प्रिकॉशन जिसमें ले सकते हैं हम लोग, वो मैंने पूरा लिया। तो जो जरूरतमंद है तो आप उनको क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं? बेसिकली जैसे लोगों की बेसिक नीड इसमें बहुत ज्यादा थी। जैसे कि किसी को राशन प्रोवाइड कराना, किसी के घर में अगर राशन की इशू आ रहा है, तो उसमें क्या होता है, हमारे पर्सनल नंबर्स भी होते हैं, हमारे पर्सनल नॉन भी ऐसे होते हैं जिनको हमने राशन डिलीवर करवाया था जी। और जैसे किसी के यहाँ से कंप्लेंट आ रही है, सर हमारे यहाँ पर सैनिटाइजेशन वर्क नहीं हुआ है, तो हम यहाँ पे दिल्ली नगर निगम के साथ भी हम जुड़े हुए हैं, तो हम उनको कॉल फॉरवर्ड करते थे। मैं भी उनके साथ वहाँ पे जाया करता था। बेसिकली जो कोविड पॉजिटिव लोग हुआ करते थे, उनके घर के बाहर भी और घर के अंदर तक भी हमने अपना सैनिटाइजेशन किया। तो उस वक्त किस तरीके का प्रिकॉशंस आप लेते थे? अपनी सेफ्टी कैसे इंश्योर करते थे? बेसिकली मैं प्रॉपर एक मास्क को पहनता था, और मेरे हाथ में हमेशा ग्लव्स हुआ करते थे, क्योंकि उस टाइम मैंने आपको कहा कि एक फोबिया चल रहा था, तो बहुत ही ज्यादा मन के अंदर एक डर था। लेकिन उस डर को बैठाने के लिए हम आसपास के लोग, अपने दोस्तों से और जो भी मेरे वेल विशर्स हैं, उन सबसे इंस्पायर्ड होके हम लोगों ने अपना आगे काम किया। तो हमेशा हम कुछ भी काम करते थे तो प्रॉपर सैनिटाइजेशन करना, और खुद के जैसे कि हम वापस घर पे आते थे, घर पे आने के बाद हमने क्लोथ्स को दोबारा मतलब वॉश करने के लिए डाल दिया, मतलब नहाने के लिए चले गए, देन उसके बाद ही हम फैमिली के अंदर बैठा करते थे जी। तो इस बीच आपको कोविड भी हो गया था, है ना? तो हाँ आपको किस वक्त पता चला कि हाँ ऐसे सिम्टम्स हैं तो मुझे कोविड टेस्ट कराना चाहिए? और जो आइसोलेशन में आप थे, होम क्वारंटाइन थे, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा था? कैसे डील कर रहे थे वो अकेलेपन को? बेसिकली ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है। रिसेंटली 10 सितंबर को मुझे सिम्टम्स फील हुआ, मुझे चेस्ट में पेन हुआ और मुझे गले में इशू हुआ। तो क्या हुआ, फिर मैंने 11 सितंबर को मुझे फीवर आया सुबह मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock। तो मुझे बॉडी पेन हुआ, फील हुआ, और एक मन के अंदर था कि मुझे लग नहीं रहा कि कहीं कोरोना ना हो जाए। तो उस बीच में देखते हुए मैंने अपनी मदर को बोला, मम्मी मुझे ऐसा ऐसा फील हो रहा है, मैं अपने टेरेस के रूम पे जा रहा हूँ, अपने आप को अलग कर रहा हूँ अभी से, तो आप प्लीज थोड़ा सा अलर्ट हो जाएं। तो फिर मैंने अपने आप को टेरेस के रूम पे अपने आप को आइसोलेशन के लिए कर लिया है। और ठीक मैं 8 से 9 बजे के बीच में अपनी लोकल डिस्पेंसरी थी, बेसिकली जितनी जल्दी में हो सकता था मुझे ठीक लगा लोकल डिस्पेंसरी जाना। दिल्ली गवर्नमेंट की डिस्पेंसरीज होती है, तो उसमें मैं जाके मैंने अपना कोरोना टेस्ट करवाया जाके, जिसकी रिपोर्ट मुझे विद इन 15 से 20 मिनट्स के अंदर मुझे मिल गई, और उसका जो परिणाम आया था वो पॉजिटिव आया था। तो उसके बाद का क्या प्रोसीजर था? आइसोलेशन में दवाई वगैरह क्या दी गई थी आपको? कुछ खाने के लिए, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए वगैरह कुछ दी गई थी दवाइयाँ? हाँ जी बिल्कुल। उसके लिए बेसिकली थोड़ा सा तो मैं शॉक्ड रह गया कि मेरे साथ ये सब चीजें हुई हैं। लेकिन फिर उसके बाद मैंने अपने आप को संभाला, और मैं टूटा नहीं। उस दिन तो खासकर मैं नहीं टूटा बिल्कुल भी, मैं ठीक महसूस कर रहा था, ज्यादा कुछ नहीं था। इसमें क्या था कि डिस्पेंसरी से कुछ मेडिसिन भी मेरे को प्रोवाइड कराई गई दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें कि मेरे पास पल्स ऑक्सीमीटर था, पैरासीटामोल थी, मल्टीविटामिन और विटामिन सी और कफ सिरप था। और जनरली मेरे घर पे भी हमेशा दवाइयाँ रहती हैं, जिसको मैं इंटेक कर लेता हूँ अगर मेरे को कभी भी कुछ ऐसा फील हो रहा हो तो। कुणाल, इस बीच स्ट्रेस तो जरूर हुआ होगा,
इतना सारा अप डाउन और उधर अपना काम भी करना, फिर उन लोगों को प्रोवाइड भी कराना हेल्प, तो क्या डीलिंग मैकेनिज्म रहा है आपका स्ट्रेस को डील करने का? हाँ, मेरे पास स्ट्रेस रहा है, काफी ज्यादा रहा है। उसके लिए मैंने अपने आप को समझाया। मैंने जैसे कि कोई पर्सन अगर ऑफिस जाता है या कहीं भी घर से बाहर ज्यादा टाइम रहता है और वो एकदम से कहीं अपने आप को ब्लॉक कर ले, अपने आप को रोक दे, स्थित हो जाए, तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल मामला रहता है। तो मैंने अपने आप को समझाया, मैंने अपने टाइम के शेड्यूल को ठीक किया और अच्छे से किया। अर्ली मॉर्निंग में 5 से 6 बजे के बीच उठ जाता था और अपना फ्रेश होने के बाद अपना मेडिटेशन, सूर्य नमस्कार, तो ये सब मैं किया करता था। उसके बाद अब मेरी दिनचर्या शुरू हुआ करती थी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कुणाल, आज तक रेडियो की पूरी टीम की ओर से। देखिए, इससे पहले कि वक्त हमको 24 घंटों के लिए लॉक कर दे, सीधे कल आपसे मुलाकात हो, आपको बता देते हैं हम कि इस बार अनलॉक की प्रक्रिया में क्या क्या खुलने जा रहा है, कहाँ कहाँ वही पुराने वाले लॉकडाउन के नियम जारी रहेंगे। प्रतीक आपको तफसील से बता रहे हैं अनलॉक 5 के बिंदु। कई लोग सिनेमा हॉल और स्कूल कॉलेज के खुल जाने का इंतज़ार कर रहे थे और अब इसी बीच अनलॉक 5 को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आने वाले त्योहारों को देखते हुए सरकार ने अनलॉक 5 में छूट बढ़ा दी है। इसके तहत सरकार ने 50% क्षमता के साथ सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क, स्विमिंग पूल को 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति दे दी है। गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को खोलने को लेकर 15 अक्टूबर के बाद राज्य सरकारें अपने हिसाब से फैसला कर सकेंगी। हालांकि इस दौरान माता पिता की सहमति की जरूरत भी होगी। अक्टूबर से नवंबर तक होने वाले भारतीय त्यौहार जैसे कि नवरात्रि, दशहरा, दीपावली के लिए केंद्र सरकार ने एसओपी में इस बात का खास ध्यान रखा है कि लोग कोरोना संक्रमण से बचाव के उपायों के साथ त्योहारों को भी हर्षोल्लास से मना सके। चलिए अब जानते हैं कि अनलॉक 5 से जुड़ी अहम बातें क्या क्या है। तो अनलॉक 5 में केंद्र सरकार ने कंटेनमेंट जोन में जारी सख्त लॉकडाउन 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। उच्च शिक्षा संस्थानों में केवल पीएचडी और विज्ञान और प्रौद्योगिकी स्ट्रीम में स्नातकोत्तर छात्रों के लिए प्रयोगशाला और प्रयोगात्मक कार्यों की अनुमति होगी, जिन्हें 15 अक्टूबर से खोलने की इजाज़त दी गई है। केंद्र की ओर से कहा गया है कि ऑनलाइन और दुरुस्त शिक्षा अब भी ऑप्शनल बना रहेगा। जहां स्कूल ऑनलाइन कक्षाएं संचालित हो रही हैं, वो जारी रहेगी। कुछ छात्र फिजिकल रूप से उपस्थित होने के बजाय ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेना पसंद करते हैं, उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी जा सकती है। सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक और अन्य कार्यक्रमों में सिर्फ 100 लोगों के शामिल होने की इजाज़त होगी। कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों के इन कार्यक्रमों में शामिल होने पर सख्त पाबंदी रहेगी। बिजनेस टू बिजनेस एग्जीबिशन को भी गृह मंत्रालय ने दिशा निर्देशों के साथ मंजूरी दे दी है। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन को 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि 5 अक्टूबर से होटल, रेस्टोरेंट, फूड कोर्ट और बार 50% क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे। मंत्रालय ने कहा कि लॉक्ड एरिया में 31 अक्टूबर तक लॉकडाउन सख्ती के साथ लागू रहेगा। गृह मंत्रालय ने दोहराया कि राज्य केंद्र सरकार से चर्चा के बिना लॉक्ड एरिया के बाहर कोई स्थानीय लॉकडाउन लागू नहीं करेंगे। इससे पहले सरकार ने 1 सितंबर को शुरू हुए अनलॉक 4 में मार्च महीने से लगे लॉकडाउन के बाद पहली बार मेट्रो सेवाओं को फिर से शुरू करने की इजाज़त दी थी। विशेष गाइडलाइंस के बाद 7 सितंबर से मेट्रो की सेवाओं को शुरू कर दिया गया था। वहीं कक्षा 9वीं से 12वीं के लिए स्कूलों का आंशिक रूप से फिर से खोला गया था। 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति भी दी गई थी। देश में अनलॉक प्रक्रिया की शुरुआत 1 जून से हो गई थी और चरणबद्ध तरीके से व्यापारिक, सामाजिक, धार्मिक और अन्य गतिविधियों को फिर से खोला जा रहा है। ये थे प्रतीक वाघमारे। फिलहाल अनुमति दीजिए। ख्याल रखिए, नो हाई फाइव, नो शेक हैंड्स, नमस्कार या सलाम चलेगा, और वो भी मास्क लगाकर। स्टे सेफ एंड स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।